हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे, घर में सेफ होंगे और रिवीजन बढ़िया से चल रहा होगा। हम रिवाइज़ कर रहे थे अपना स्केड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट और सेकंड क्लॉज कर लिया था, जो कि ऑलमोस्ट सिंपल था कि पहले वाले केस में वो किस किस को अपना नाम यूज़ करने के लिए अलाउ करेगा जिसके अंडर वो कोई प्रैक्टिस कर सकता है। तो नॉन चार्टर्ड तो कर ही नहीं सकता, और चार्टर्ड में भी सिर्फ पार्टनर है ना। रिवाइज़ कर लेते हैं। पहले वाले क्लॉज के अंदर नॉन चार्टर्ड तो कर ही नहीं सकता, और सेकंड वाले चार्टर्ड वाले केस में सिर्फ पार्टनर और एम्प्लॉय कर सकते हैं, अदर नहीं कर सकते। ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेकंड वाला क्लॉज देख लिया था। सेकंड वाले क्लॉज में भी और अपना जो सीए है वो पे कर सकता है ये कमीशन वगैरह, किसी भी उसको पे अलाउ कर सकता है ना, अगर वो क्या पर्सन हो, क्वालिफिकेशन के वो बंदे होने चाहिए। जैसे उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में भी बता दिया था कि अगर आप गुडविल शेयर कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो, जिसमें इंस्टीट्यूट को आपको जानकारियाँ देनी पड़ेंगी। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो 3 केस हैं। डेथ अगर इस डेट पे हुई तो क्या करोगे, अगर बिफोर हुई तो क्या करोगे, राइट। ये हम कर चुके थे, एक बार आप यहाँ से समरी देख लेना। ठीक है। अब थर्ड क्लॉज देखते हैं। थर्ड क्लॉज वगैरह देखो, सिंपल 2 लाइनों का है, कुछ ज़्यादा नहीं है। क्लॉज नंबर 3, एक्सेप्ट और एग्रीज, मतलब वो जो सीए है वो एक्सेप्ट करता है या एग्री करता है टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क। अगर आप, है ना, कोई भी एनी पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क के लिए क्या करते हो, एक्सेप्टेंस देते हो ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर। दैट मीन्स आप समझ गए, अगर कोई सीए एक्सेप्ट करता है ऊपर वाले क्लॉज में और यहाँ क्लॉज में, पहले डिफरेंस बता देती हूँ। ऊपर वाले क्लॉज में देखो, अगर आप ये सारे काम करते हुए पाए गए तो मिसकंडक्ट होगा, ठीक है ना, मिसकंडक्ट में माना जाएगा। जैसे यहाँ पर शेड्यूल क्लॉज 1 है, तो आपने अगर किसी बंदे को अलाउ किया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अनलेस, तो जब तक वो बंदा सीए नहीं होना चाहिए, ऐसा, ठीक है ना, होना। ऐसे यहाँ पर आप पे कर सकते हो, ये सब कर सकते हो जब तक वो इन फॉर्म में है। ऐसे ही थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ थर्ड उससे ऊपर वाले से अलग इसलिए है क्योंकि ऊपर आप क्या कर रहे थे, पे कर रहे थे। यहाँ आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। तो देखो, एक्सेप्ट और एग्री कर रहे हो, ले रहे हो किसी से टू एक्सेप्ट कि हाँ भाई मैं लूँगा क्या चीज़, प्रॉफिट का हिस्सा। कौन सा, प्रोफेशनल वर्क का, और किसी बंदे का हु इज़ नॉट अ मेंबर। इसका मतलब आपने किसी को हेल्प करी होगी और उसके बदले में वो आपको प्रॉफिट का हिस्सा दे रहा है और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्लॉज नंबर 3 में आ जाएगा कि आपने एक नॉन मेंबर के साथ ऐसा करा। तो हु इज़ नॉट अ मेंबर, अगर मेंबर नहीं है और फिर एक्सेप्ट कर लिया तो भैया क्लॉज 3 में कंसिडर हो जाएगा मिसकंडक्ट। ठीक है। 4 देख लेते हैं। सी ए क्या कर रहा है भैया, एंटर्स इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया, इंडिया के अंदर या बाहर, विद एनी पर्सन अदर देन अ चार्टर्ड, चार्टर्ड नहीं है वो और प्रैक्टिस में भी नहीं है। देखो, चार्टर्ड इन प्रैक्टिस और सच अदर पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी। तो आपने क्या बोला कि आपने किसी ऐसे बंदे के साथ बाहर पार्टनरशिप में कर दी, इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर, जो बंदा चार्टर्ड इन प्रैक्टिस नहीं है, या फिर अदर देन चार्टर्ड और सच अदर पर्सन, या फिर कोई और बंदा जो कि मेंबर है किसका, अदर प्रोफेशनल बॉडी का, जैसे एमबीए का मेंबर है, सीएफए का मेंबर है। ठीक है। हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज में बी प्रिस्क्राइब, उसकी क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब कर देगा। इंक्लूडिंग अ रेजिडेंट, वो रेजिडेंट भी हो सकता है, बट फॉर हिज रेजिडेंस अब्रॉड would be entitled to be registered as member under the clause 5 of subsection 1 of section 4। ठीक है, यहाँ पे ये गलती से लिख दिया, क्लोज कर दिया है, क्लॉज होना चाहिए था। ठीक है। और whose qualification are recognized by central government or the council। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं इसको, है ना। तो अगर आपने, इसने बोला है कि अगर आपने किसी भी तरीके की पार्टनरशिप में एंटर करी है इंडिया या इंडिया के अंदर, बाहर, और कोई भी ऐसा पर्सन जो चार्टर्ड नहीं है प्रैक्टिस करने वाला, और कोई भी पर्सन जो मेंबर है किसका, कोई भी प्रोफेशनल बॉडी का, जो कि अदर क्वालिफिकेशन में कंसिडर होता है, जो इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब की होगी या है ना, तो इंस्टीट्यूट ने या सीजी ने, नीचे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द रेजिडेंट, ये फला फला बातें हैं कि इसका रेजिडेंस अब्रॉड है, एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज मेंबर, एंटाइटल्ड है वो इस क्लॉज के हिसाब से। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, whose क्वालिफिकेशन आर रिकग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी क्वालिफिकेशन को रिकग्नाइज किया है या फिर काउंसिल ने रिकग्नाइज किया है फॉर द पर्पस ऑफ परमिटिंग सच पार्टनरशिप। तो अगर काउंसिल कह रहा है, सीजी कह रहा है कि हाँ उसे पार्टनरशिप हो सकती है, तो आप उस अदर पर्सन के साथ कर सकते हो। अदरवाइज वो अदर पर्सन भी अलाउड नहीं है, और अगर वो नॉन सी है, एन सी ए लिख दिया मैंने, नॉन सी है तो भी अलाउड नहीं है, और अदर पर्सन भी, अदर पर्सन अगर उस कैटेगरी का है जहाँ काउंसिल और सीजी ने उसे अलाउ करा है और वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन कंसिडर करता है तो अलाउड है, राइट। तो ये 4th नंबर का भी हो गया कि अगर आपने किसी को पार्टनरशिप में आए हो। थर्ड नंबर है, किसी को एक्सेप्ट करी हो कि हाँ भाई मैं आपके प्रॉफिट में से हिस्सेदारी ले लूँगा। अब आ जाते हैं क्लॉज नंबर 5 पे। देखो 5 में क्या लिखा है, क्लॉज नंबर 5, है ना।
5 में लिखा है सिक्योर्स, अगर सी ए क्या सिक्योर करता है, ईदर थ्रू द सर्विस ऑफ अ पर्सन, सर्विस के थ्रू द सर्विस ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की सर्विस, हु इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ चार्टेड, आपका एम्प्लॉय नहीं है, और हु इज़ नॉट हिज पार्टनर, ना तो आपका एम्प्लॉय है ना तो आपका पार्टनर है, और बाय मीन्स विच आर नॉट ओपन, या फिर आपने कोई भी सिक्योर करी है मीन्स वो जो कि ओपन अप नहीं थी, मतलब आपके लिए अवेलेबल नहीं थी, मतलब ये गलत काम है। जैसे कहते हैं ना, गलत काम किसी के लिए अवेलेबल थोड़ी होते हैं, ओपन अप थोड़ी होते हैं, है ना, अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए अवेलेबल ये सारे जो काम है, सॉरी एक सेकेंड इसको मिटा ही देते हैं, है ना, दोबारा से लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि अगर आपने कोई भी वर्क सिक्योर कराया है इसमें, क्योंकि सिक्योर में आप क्या सिक्योर करोगे, ऑब्वियसली किसी से कहोगे बिहार मुझे काम दिलवा दे, तो अगर आपने कोई भी काम सिक्योर किया है किसकी हेल्प से, एक सर्विस ली है किसी पर्सन की, वो पर्सन क्या था, आपका एम्प्लॉय था, क्योंकि देखो एक एम्प्लॉय आपके लिए काम लेकर आएगा ना, ऑब्वियसली आप क्या चला रहे हो, प्रैक्टिस चला रहे हो, राइट, एक प्रैक्टिस चला रहे हो, प्रैक्टिस में आपने कोई पेड असिस्टेंट हायर कर लिया, अब पेड असिस्टेंट क्या है, नए नए क्लाइंट्स लेकर आ रहा है, कुछ लेकर आ रहा है, तो सही है, ये तो अलाउड है, पर अगर आप प्रैक्टिस चला रहे हो और अगर वो एम्प्लॉय नहीं है आपका, ठीक है, उस चार्टेड का, या फिर ना तो आपका पार्टनर है, तो भैया इसका मतलब है कोई बाहर के बंदे से आप काम सिक्योर कर रहे हो, इसका मतलब रिश्वत वगैरह देकर, कमीशन देकर, जो कि अलाउड नहीं है, ठीक है, और बाय मीन्स विच आर नॉट ओपन, तो वो गलत काम हो गए, टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन एनी प्रोफेशनल बिजनेस, तो ये गलत कामों में शामिल हो जाएगा, तो गलत कामों में शामिल होने की वजह से वो गिल्टी मान लिया जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड, देखो कंडीशन दे दी है पहले, इन्होंने कहा ये कंडीशन है, दैट नथिंग हेयर इन कंटेन, जो भी यहाँ लिखा है शैल बी कंस्ट्रूड माना जाएगा एज प्रोहिबिटिंग एनी एग्रीमेंट परमिटेड इन द टर्म्स ऑफ आइटम 2, 3, 4 ऑफ दिस पार्ट, इसमें बताया था ना, 2 के अंदर, 3 के अंदर और 4 के अंदर, 2 के अंदर के आप कोई दोगे नहीं, थर्ड में लोगे नहीं, है ना, हाँ, और फोर्थ में भी यही बात हुई थी, ऊपर अभी पार्टनरशिप, तो ये अलाउड है, कब अलाउड है, जब आपका एग्रीमेंट होगा, तो देखो इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने बात लिख दी है इस बात की कि अगर आपका एग्रीमेंट, दोबारा से देखो, प्रोवाइडेड, कंडीशन ये है कि कुछ भी ऊपर लिखा हुआ, नथिंग हेयर इन कंटेंट, कुछ भी ऊपर लिखा हुआ, इसका मतलब अब ये मत समझिएगा शैल बी कंस्ट्रूड एट नथिंग, पहले तो ऊपर लिखा हुआ कुछ भी नहीं, ठीक है, उसको छोड़ दो, ऊपर नहीं जो लिखा उसको मत मानो, अब शैल बी कंस्ट्रूड एज माना जाएगा एज प्रोहिबिटिंग एनी एग्रीमेंट परमिटिंग इन टर्म्स ऑफ 2, 3 और 4 ऑफ दिस पार्ट, ऊपर के दिए गए पार्ट के द्वारा जो एग्रीमेंट परमिट आपको कर रहा है, तो प्रोहिबिट है, प्रोहिबिट, प्रोवाइडेड, क्योंकि ऊपर वाली बात को प्रोवाइडेड कर दिया, इसका मतलब ऊपर वाली बात तो मना कर रहे थे, यहाँ एग्री हो गए, तो प्रोविजन ये है कि अगर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है तो ये अलाउ कर देंगे, अगर बिना एग्रीमेंट के आपने मुंह जुबानी किसी के साथ रिश्वतखोरी या फिर, है ना, कमीशन या एजेंटगिरी करी, तो वो गलत होगा, राइट, तो दैट इज़ वेरी इजी, कि आपको मना कर रहे हैं कि एम्प्लॉय नहीं है ना, अगर आपका वो एम्प्लॉय नहीं है, पार्टनर नहीं है, तो आप ये काम नहीं करेंगे, पर प्रोवाइड कंडीशन ये है कि आप इसे ऐसे ले सकते हो कि प्रोहिबिटिंग एनी एग्रीमेंट, हाँ, प्रोहिबिट करा जा रहा है एनी एग्रीमेंट परमिटिंग इन टर्म्स ऑफ दिस, अगर इसमें ऐसा नहीं होता तो, और अगर एग्रीमेंट होता है तो फिर ठीक है, कर लो, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 6, इसको ही छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट टू क्लियरली सी होल क्लॉज, ठीक है, यहाँ तक है ये, ठीक है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है, देखो क्लॉज नंबर 6 क्या बोल रहा है, सॉलिसिट्स क्लाइंट्स, आपने क्लाइंट को क्या कि अपने पास लेकर आए हो, सॉलिसिट्स किया ना आपने, अपने पास कंसिडर करवाया कि प्लीज़ मेरे क्लाइंट चाहिए, और क्लाइंट्स आपके पास आ गए, तो सॉलिसिट द क्लाइंट एंड द प्रोफेशनल वर्क और प्रोफेशनल ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप अपने पास क्लाइंट लेकर आए, प्रोफेशनल वर्क लेकर आए, या तो डायरेक्टली लेकर आए या इनडायरेक्टली लेकर आए, कि आपने सर्कुलर से एडवर्टीजमेंट करी, पर्सनल कम्युनिकेशन करी लोगों के साथ, इंटरव्यू किया, और बाय एनी अदर मीन्स, तो अगर आपने किसी भी तरह की क्लाइंट को अट्रैक्शन करी या काम मांगने की कोशिश करी, किसके द्वारा, सर्कुलर जारी करे कि मुझे काम चाहिए या मुझे क्लाइंट चाहिए, एडवर्टाइज़ किया, लोगों से पर्सनल कम्युनिकेट किया कि प्लीज़ मुझे काम दे दो, और इन लोगों से इंटरव्यू करा कि देखो ये मैं हूँ, ये मेरा मेरा ऑफिस है, ये प्रैक्टिस करते हैं यहाँ, हम ये करते हैं, आप आइए काम करवाइए, हम आपको सस्ता काम कर देंगे, तो दिस इज़ नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, इसीलिए क्लॉज नंबर 6 में ये बात है। प्रोवाइडेड, फिर कंडीशन आ गई,
अब कंडीशन में क्या होगा, नीचे वाली बातों के तहत ये अलाउ कर देंगे। प्रोवाइडेड दैट नथिंग हेयरिन कंटेन शैल बी कंस्ट्रूड एज प्रिवेंटिंग और प्रोहिबिटिंग। हेयरिन मतलब जो यहाँ लिखा गया है, नीचे दी गई बातों को आप ऐसे कंस्ट्रूड नहीं करेंगे कि वो प्रिवेंटिंग और प्रोहिबिटिंग है ना। ऊपर भी यही बात लिखी थी कि नीचे गई लिखी बातों को कोई भी प्रोहिबिटिंग मत मानना अगर एग्रीमेंट हो तो। इसलिए कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि नीचे दी गई बातों को रिस्ट्रिक्टेड मत मानना, कंस्ट्रूड एज नॉट, हाँ नथिंग हेयर इन कंटेन, यहाँ जो दी गई बातें हैं उनको कंस्ट्रूड मत करना, नथिंग कंस्ट्रूड एज प्रिवेंटिंग एंड प्रोहिबिटिंग, ऐसे पढ़ लो या तो नथिंग कंस्ट्रूड एज प्रिवेंटिंग एंड प्रोहिबिटिंग। क्या क्या चीज़ है भैया जिससे ये रोक नहीं रहे? क्या? पहली चीज़, एनी चार्टर्ड अकाउंटिंग फ्रॉम अप्लाइंग और रिक्वेस्टिंग और फॉर इन्वाइटिंग और सिक्योरिंग। देखा, किसी को भी मना ही नहीं है, वो आराम से करो। यहाँ देखो, यहाँ तो क्रॉस लगा दो बड़ा बड़ा, यहाँ तो कर ही नहीं सकते। अब कहाँ कर सकते हैं? जहाँ भी प्रोवाइडेड हो ना, समझ जाओ कंडीशन लगा के आपको करने दे रहे हैं। क्या क्या? पहली चीज़ तो ये आपको रिक्वेस्ट करने दे रहे हैं, अप्लाई करने दे रहे हैं, इनवाइट करने दे रहे हैं, सिक्योर प्रोफेशनल वर्क कर सकते हो फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है भैया, एक सीए दूसरे सीए के साथ कम्युनिकेट करके बात करके काम मांग सकता है, नो इशू, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अ मेंबर फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स। अब पता ही है मार्केट में टेंडर आते हैं कई बार, है ना। लोग टेंडर निकालते हैं कि हमें कुछ फर्म की ज़रूरत है, हमें ऐसे चार्टर्ड्स की ज़रूरत है, ये काम के लिए वो काम के लिए, तो वो टेंडर के लिए आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, क्योंकि वो टेंडर किसके लिए खुले हैं? सबके लिए खुले होते हैं, वो टेंडर सबके लिए खुले होते हैं। एक बार मिटा देती हूँ इसको, ठीक है। तो हम ये सेकंड पॉइंट कर रहे हैं जिसमें हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उन टेंडर्स के ऊपर, क्योंकि ये टेंडर्स लोग जो हैं वो सबके लिए ओपन अप होते हैं। और इंक्वायरीज इशूड बाय वेरियस यूज़र्स, कह रहे हैं कोई प्राइवेट यूज़र्स भी होते हैं, पब्लिक यूज़र्स होते हैं जिनको प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए होती हैं, है ना। यूज़र्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सिक्योरिंग द प्रोफेशनल वर्क, और आप प्रोफेशनल वर्क सिक्योर कर सकते हो एज कॉन्सिक्वेंस, राइट। हाउएवर एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल, काउंसिल ने जो भी गाइडलाइंस इशू करी हैं इस रिगार्ड में, ICI ऑफ इंस्टीट्यूट, है ना। अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस, अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, शैल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी टेंडर, वो टेंडर में नहीं देगा, इशूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और द यूजर ऑफ प्रोफेशनल सर्विस इन एरियाज ऑफ सर्विस विच आर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट सच एज ऑडिट एंड अटेस्टेशन फीस। तो वो कह रहे हैं अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, कह रहे हैं ना गाइडलाइंस निकाली हैं, किसने? इंस्टीट्यूट ने। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, देखो गाइड, ये वाला तो अलाउड हो गया, आपको बोल दिया टेंडर में आप कर सकते हो उन सभी यूज़र्स का जो प्रोफेशनल सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम सिक्योर कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। बट इंस्टीट्यूट ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं जो कि क्या बोल रहे हैं कि काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट कहता है अ मेंबर हु इज़ इन अ प्रैक्टिस शैल नॉट रिस्पॉन्ड। अब वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा किसी भी उस टेंडर को जो इशू किया गया है उन ऑर्गेनाइजेशन या यूज़र द्वारा जो क्या करवाना चाहती है? ऑडिट करवाना चाहती है। नहीं नहीं, कोई टेंडर से आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं आपको ऑडिट कर दूंगा, नो 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 नो, ये खुद ही से डायरेक्ट सिलेक्शन होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि नॉट टू रिस्पॉन्ड टू एनी टेंडर इशूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द और यूज़र ऑफ प्रोफेशनल सर्विस, जो प्रोफेशनल सर्विस चाहते हैं इन कौन से एरिया में? वो वाली सर्विसेज जो एक्सक्लूसिवली किन के लिए रिजर्व है? सीए के लिए रिजर्व्ड है। कौन कौन सी? ऑडिट सीए कर सकता है, अटेस्ट सीए कर सकता है, तो राइट। तो ये चीज़ गाइडलाइंस उन्होंने पहले से ही निकाल दी कि इसमें तो फिर भैया आप इसमें कोई वो ऑप्शन तो कर ही नहीं सकते, टेंडर तो निकाल ही नहीं सकते, इसीलिए द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इसमें जाकर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देगा। हाउएवर सच रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर मिनिमम फीस फॉर द असाइनमेंट इज प्रिस्क्राइब इन टेंडर। फिर लो, इसमें भी कंडीशन लगा के अलाउंस दे दी। देखो मैं देख रही हूँ यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन है, क्रॉस कर दो इसको, ठीक है भैया, क्लॉज 6 करा तो पनिशमेंट मिलेगी। फिर प्रोवाइडेड करके कंडीशन लगा दी और कहा नीचे लिखी हुई चीज़ें आपको अलाउड है, तो भैया हमने क्लॉज 1 देख लिया अलाउड, क्लॉज 2 देख लिया अलाउड, क्लॉज 2 के बाद नीचे बात लिखी है कि आप उन रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे अगर ऑडिट या अटेस्टेशन के लिए कोई भी टेंडर निकला, ठीक है, नहीं करेंगे। फिर नीचे फिर अब हाउएवर लिखकर फिर इस बात को अलाउ कर दिया है। देखो कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी जहाँ टेंडर के अंदर, ऊपर वाले केस में ऑडिट और अटेस्टेशन में, अगर टेंडर के अंदर मिनिमम फीस लिखी है, मिनिमम फीस ऑफ द असाइनमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, तो खाली टेंडर के बारे में जिक्र है तो नहीं कर सकते आप, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। पर टेंडर के साथ पैसे लिखे हैं फिर कर सकते हो, है ना, मिनिमम फीस लिखी है, ठीक है, तो इन द टेंडर डॉक्यूमेंट सेल्फ और वेयर द एरिया आर ओपन
टू अदर प्रोफेशनल, ठीक है ना, ऐसे नहीं है खाली ऑडिट है, दूसरे प्रोफेशनल का वर्क भी है उसके अंदर, है ना, अटेस्टेशन है, कैलकुलेशन है, सबमिशन है, रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे बहुत सारे काम और हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। तो दे आर ओपन टू अदर प्रोफेशनल अलॉन्ग विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। तो एक बार और क्लियरेंस कर देते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो बहुत ईजी है। क्लॉज 6 के अंदर अगर आप ये हरकत करते हो कि अगर आप क्लाइंट लेने की कोशिश करते हो, काम लेने की कोशिश करते हो, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू, इन सब के द्वारा, क्रॉस कर दो, नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड करके इनको अलाउ कर दिया, ये दो चीज़ें आपको अलाउ है। देखो मैं बॉक्स बना रही हूँ, है ना, ये जो चीज़ें आपको अलाउड है, आप क्या है अप्लाई रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी और चार्टर्ड प्रैक्टिस से, बिल्कुल सीए से बात कर सकता है, और एक मेंबर आराम से रिस्पॉन्ड कर सकता है टेंडर के लिए उन यूज़र के लिए जो प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे देखो, फिर इन्होंने अलग से एक और प्रोविज़न बता दी कि हाउएवर इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस निकाली है मेंबर्स के लिए कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इसमें कोई भी ऐसा टेंडर जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए रिजर्व है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, जैसे कि लिए अटेस्टेशन। तो जब ये रिजर्व ही चार्टर्ड के लिए है तो टेंडर किस बात का निकल गया, तो इसलिए आप इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ भी कांटा लगा दिया। पर कहाँ कर लेंगे, अगर टेंडर के साथ पैसे दिए हैं तो टेंडर के साथ अगर पैसे उस टेंडर में लिखे हैं, मिनिमम फीस लिखी है, तो ये अलाउड है, क्योंकि दैट एरियाज आर ऑल्सो ओपन टू अदर प्रोफेशनल सर्विसेज, तो क्योंकि वो दूसरी सर्विसेज भी देंगी, राइट। तो ये भी चीज़ हो जाएगी, तो यहाँ ये बेनिफिट भी आ जाता है, ठीक है। ये 6 हो गया। एंड देन आज का देख लेते हैं नेक्स्ट क्लॉज, लास्ट क्लॉज, क्लॉज नंबर 7। क्लॉज नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, अगर एक सीए एडवर्टाइज़ करता है अपना प्रोफेशनल अटेनमेंट्स कि मैंने क्या क्या चीज़ें हासिल करी, भैया मैं सीए भी हूँ, मैं सीएस भी हूँ, मैं एमकॉम भी हूँ, मैं सीएफए भी हूँ, ऐसे ऐसे अटेनमेंट्स बता रहा है या सर्विसेज बता रहा है, और यूजेस बाय डेजिग्नेशन, कोई डेजिग्नेशन यूज़ कर रहा है, कोई एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा है अपने नाम के आगे, और ए बेस्ट ऑथर, अरे ये अरे वो, ऐसे करके, अदर देन चार्टर्ड के अलावा कुछ भी हरकत कर रहा है, अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स बता रहा है, सर्विसेज, डेजिग्नेशन, एक्सप्रेशन, अदर देन सीए ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट समझ जाओ। डॉक्यूमेंट मतलब फिजिकल कॉपीज़, है ना। फिजिकल कॉपीज़ क्या हो सकती हैं, आपके विजिटिंग कार्ड्स, आगे लिखा है विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स और साइन बोर्ड्स, है ना। आपने अपने नाम का बोर्ड लगवा लिया, लेटर हेड्स बनवाते हो आप, सारे सीएस बनवाते हैं, विजिटिंग कार्ड्स बनवा लिए, ठीक है। तो इन पे मना कर रहे हैं, अनलेस मतलब कहाँ कर सकते हो, इट बी अ डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब ये जो डेजिग्नेशन आपने यूज़ करी है ना, अटेनमेंट यूज़ करी है, ये वो अटेनमेंट्स होनी चाहिए जो एक डिग्री की तरह हो, मतलब इसके ऊपर एक डिग्री मिली हो आपको। ऐसे नहीं लिख सकते मैं एक ऑथर हूँ, ऑथर की कोई डिग्री नहीं होती, तो ये ऑथर वर्ड नहीं लगा सकते आप, इसलिए इट बी अ डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी जो कि एस्टैब्लिश हो लॉ के अंडर, कानून के अंदर इंडिया के, और रिकग्नाइज करी गई हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और अ टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड और एनी अदर इंस्टीट्यूट दैट हैज़ बीन रिकग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी रिकग्नाइज बाय काउंसिल। तो समझ में आ गया ना। तो कहने का मतलब इनका पता है, सिंपल सा है कि आप अपने साथ ये सारी फालतूगिरी नहीं कर सकते, सर्विस मैं ऑथर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, डेजिग्नेशन, एक्सप्रेशन नहीं लगा सकते सीए के अलावा अपने किसी भी लेटर हेड पे, साइन बोर्ड्स पे, या फिर विजिटिंग कार्ड्स पर, जब तक वो एक डिग्री ना हो। मतलब अगर आपकी कोई डिग्री है, जब वो सीएस एक डिग्री से पास हुआ, सीएफ एक डिग्री से पास हुआ, है ना, तो ये आपकी अलाउड है, आप कर सकते हो, क्योंकि ये लॉ के अंदर इस्टेब्लिश भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिकग्नाइज भी है। ये एक अपने आप में एक टाइटल है जो इंडिकेट करता है आपकी मेंबरशिप के, हाँ भैया आप ICSI के मेंबर हो, या ये चार्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के मेंबर हो, ऐसे ऐसे अदर। तो ये इंडिकेट कर रहा है मेंबरशिप ऑफ आईसी कि आप सीए भी हो, आप ये सब भी हो, दैट हैज़ बीन रिकग्नाइज बाय दिस एंड रिकग्नाइज बाय काउंसिल प्रोवाइडेड। अब कंडीशन आ गई यहाँ, तो ऊपर उन्होंने ये बात बोल दी कि आप इसे नहीं कर सकते, अब इसका मतलब कंडीशन है तो इसका मतलब ये कर सकते हो। देखो क्या है, प्रोवाइडेड दैट अ मेंबर इन प्रैक्टिस मे एडवर्टाइज, वो एडवर्टाइज करा सकता है थ्रू अ राइट अप के थ्रू एडवर्टाइज करा सकता है। मतलब एक अखबार ने बोला प्लीज़ सर हमारे लिए कॉलम लिख दो, तो हाँ सिर्फ कितना, सिर्फ 1000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख दो, तो आपने एक राइटअप लिख दिया उनके लिए। तो आप राइटअप में अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज़ कर सकते हो, हाँ भैया मैं ये हूँ, मेरे यहाँ ऑफिस है, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, उसमें अपनी बात लिख सकते हो, ठीक है ना, थ्रू अ राइटअप और सेटिंग आउट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम और हिज फर्म एंड पर्टिकुलर्स ऑफ हिज फर्म सब्जेक्ट टू सच गाइडलाइन एज मे बी शूड। तो अपने राइटअप्स के थ्रू वगैरह आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल राइटिंग वगैरह कहीं होती है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो इस एरिया में क्रॉस लगा लो, क्योंकि आप ये काम नहीं कर सकते अटेनमेंट फलाना फलाना,
और कहाँ राइट अप से अलग बात आई तो वो आप कर सकते हो, पर उसमें भी गाइडलाइंस का ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास 3-4 हो गए हैं क्लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सफिशिएंट है आज की क्लास के लिए, तो आप पहले इसे रिवाइज़ कर लो अच्छे से। ओके गाइस, थैंक यू।